आज हम बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक। देखो, उपसहसंयोजक यौगिक हम उन यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक बोलेंगे जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। उपसहसंयोजक बंध, देखो उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक तो सहसंयोजक बंध है, दूसरा बंध होता है आपका उपसहसंयोजक बंध। तो देखो, जैसे मैं एक यौगिक लेता हूँ NH3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक रहेगा 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। इसका मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश के ये पांचों इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और ये हो गए 5। इसी प्रकार इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। इसका मतलब आपके पास में 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये तीसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जैसे अपन अब बात करते हैं अष्टक नियम की, तो हाइड्रोजन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उसमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि बाकी सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण करने के लिए उनके पास में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इस हाइड्रोजन का स्वयं का और एक ये यहाँ से लेगा, तो कुल कितने हो गए 2। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन बात यह है कि इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया है, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया है और इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया है। तो अष्टक नियम के अनुसार नाइट्रोजन परमाणु भी पुनः प्रत्येक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 4 5 6 7 और 8। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसाझेदारी या सहसंयोजक बंध पाया जाता है। यहाँ पर समान समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। इस नाइट्रोजन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया जा रहा है और बदले में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा नाइट्रोजन को दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका केंद्रीय परमाणु है, इसका अष्टक क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। मतलब NH3 अपना एक स्थायी यौगिक है। वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है वे सदैव स्थायी होते हैं। ये बात हुई आपके कौन से बंध की, सहसंयोजक बंध की। मतलब यहाँ पर ये जो बंध है ये सहसंयोजक बंध है और सहसंयोजक बंध बनाने वाले यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि NH3 एक सहसंयोजक यौगिक है और इसके द्वारा बनाया गया बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। लेकिन अब अगर बात करें अपन उपसहसंयोजक बंध की, तो देखो उपसहसंयोजक बंध बनाया जाता है, जैसे मान लो एक यौगिक है आपका BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसमें अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन परमाणु क्रमांक 5 पे आता है, 1s2 2s2 2p1। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 3। तो ये रहा आपका बोरोन, बाहरी कोश में 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 7। अब देखो, जैसे मैं अगर फ्लोरीन की बात करता हूँ तो ये तो रहा आपका केंद्रीय परमाणु बोरोन जिसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रत्येक फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी प्रकार यहाँ वाला फ्लोरीन के पास में भी 1 3 5 और ये 2 7। यहाँ वाले फ्लोरीन पर भी 3 4 5 और ये 7।
अब देखो अष्टक नियम के अनुसार ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन स्वयं के और एक बोरोन से इलेक्ट्रॉन लेगा 8, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन स्वयं के एक बोरोन से ले लेगा 8, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन स्वयं के और एक ले लेगा बोरोन से 8। प्रत्येक फ्लोरीन का अष्टक यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो बोरोन के पास में स्वयं के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये प्रत्येक फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो यहाँ पर बोरोन के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2, 2 4 और 2 6। मतलब केंद्रीय परमाणु का अष्टक, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण है। अब केंद्रीय परमाणु का अष्टक जहाँ अपूर्ण होता है वे यौगिक, जैसे ये पूरा का पूरा यौगिक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक है। ये यौगिक होगा आपका इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक। बात क्या हुई कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की हो तो साझेदारी ही रही है, लेकिन केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या है? अपूर्ण है, और इस वजह से अपन इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ रही है। 8 से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से क्या होगा कि इसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक यौगिक। और ऐसे यौगिक या तो होते हैं कम स्थायी या होते हैं अस्थायी। ये बात थी आपके सहसंयोजक बंध की। यहाँ पर क्या होता है कि बोरोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बोरोन जो केंद्रीय परमाणु है इसके पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है? 6 हो रही है। तो अब होता क्या है, अब आप इस संरचना को एक बार ध्यान से देखना। देखो अब क्या है, जैसे NH3 की अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पर क्या देखा था कि नाइट्रोजन के पास में एक तो था लोन पेयर और साथ में 3 इसके साथ क्या जुड़े हुए थे? हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़े हुए थे इस प्रकार से। लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा था जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा था। और मैं अगर इस बोरोन की बात करूं तो यह आपका बोरोन हो गया BF3। यहाँ पर क्या है, इस बोरोन का अष्टक अपूर्ण है, मतलब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 2, 2 4 और 2 6 और 2 8। मतलब नाइट्रोजन एक ऐसा परमाणु है यहाँ पर जिसका अष्टक भी पूर्ण है, और अष्टक पूर्ण होने के पश्चात इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म है। इसे अपन क्या बोलेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो चाहे लोन पेयर बोलो, इसे अपन बोल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, जैसे नाइट्रोजन है आपका, बोरोन को अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोरोन के पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो होता क्या है, देखो साझेदारी में क्या था, एक परमाणु अपना स्वयं का इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन था। मतलब दोनों परमाणुओं के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो एक ही परमाणु है, इस परमाणु के द्वारा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को दिए जाते हैं। मतलब होगा क्या, यहाँ वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान बोरोन के पास में पहले 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने दे दिए, तो बोरोन का अब यहाँ पर क्या हो गया? अष्टक पूर्ण हो गया। मतलब BF3 अब एक स्थायी यौगिक में बदल गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दिए, तो अब नाइट्रोजन के पास में 2, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि नाइट्रोजन इस बोरोन को जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है वो केवल और केवल सांजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब नाइट्रोजन का स्वयं का भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार रहेगा और बोरोन का भी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान रूप से अधिकार रहेगा। बात यह हुई कि बोरोन का अपन जब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2, 2 4, 2 6 और 7 और 1 8 ऐसे गिनेंगे, जबकि नाइट्रोजन के जब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और बोरोन के मध्य सांजित इलेक्ट्रॉनों के रूप में काम करेंगे।
इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के द्वारा प्रदान तो किए जाते हैं, लेकिन अष्टक निर्माण के दौरान ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आपस में करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं, साझेदारी में देते हैं। अब ये जो बंध बन रहा है, इस बंध में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसे बोलते हैं ग्राही परमाणु। ये बात हुई आपके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की। अब देखिए, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान हम बात कर रहे थे उपसह संयोजक यौगिक की। तो उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है? सह संयोजक यौगिक में जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब बोलते हैं अपन उसे सह संयोजक बंध। लेकिन जब दो परमाणुओं के मध्य असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब जो बंध बनता है उसी बंध को अपन क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक बंध। इसी उपसह संयोजक बंध को इस एरो के साइन से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है, असमान साझेदारी कैसे हुई कि बंध निर्माण में प्रयुक्त होने वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, जबकि बोरॉन परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी नहीं हो रही है, बल्कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। यह हुआ आपका उपसह संयोजक बंध। अब देखो, कुछ उपसह संयोजक यौगिकों के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे K4FeCN6। इसी प्रकार जैसे LiAlH4। पहली पहचान तो क्या होगी उपसह संयोजक यौगिकों की कि सामान्यतः इस प्रकार के यौगिकों में एक बड़ा ब्रैकेट होता है और ये बड़ा ब्रैकेट है वो आयनित नहीं होता, मतलब इसमें उपस्थित अवयवी भागों को आप पृथक पृथक नहीं तोड़ सकते। मतलब अपन यहाँ पर जो आयरन है और साइनाइड है, इसके मध्य का जो बंध है उस बंध को अपन वियोजन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो देखो, सबसे पहले तो इस उपसह संयोजक मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर या बड़े ब्रैकेट वाले जो भी यौगिक होते हैं उन्हें हम उपसह संयोजक यौगिक बोलेंगे। लेकिन इस उपसह संयोजक यौगिक का जो भाग होते हैं, इसमें अलग अलग भाग होते हैं। जैसे इस ब्रैकेट के बाहर की तरफ, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे वो राइट हैंड साइड है, अगर ये कोई भाग है या कोई परमाणु है उसे हम आयनिक मंडल बोलते हैं, आयन मंडल या आयनिक मंडल। इसी प्रकार बड़े ब्रैकेट को, इस वाले बड़े ब्रैकेट को हम बोलते हैं समन्वय मंडल। इसी समन्वय मंडल को संकुलन मंडल भी बोलते हैं। ये संकुलन मंडल दो प्रकार की स्पेसीज के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें पहले वाला जो तत्व आएगा जिसे अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पर आयरन हमें पता है केंद्रीय धातु परमाणु है, आयरन एक धातु होती है, तो इसे क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ करके समन्वय मंडल का शेष भाग आपका क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? लिगेंड। कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि उपसह संयोजक यौगिक को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला आयन मंडल और दूसरा समन्वय मंडल। फिर समन्वय मंडल को पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक होगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। अब देखो, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या काम करता है, आयन मंडल क्या काम करता है, इन सब की बात भी करते हैं। देखो, जैसे आपका यौगिक है K4FeCN6, यह एक उपसह संयोजक यौगिक है। इसी प्रकार अगर मैं कोई अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम बात करें अगर फिटकरी की, जिसे हम पोटास एल्म भी बोलते हैं, इसका अणुसूत्र हो जाएगा
K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2। यहाँ पर जो जल के अणु हैं वो क्रिस्टलीय जल के अणु के रूप में होंगे। अब अगर इस यौगिक को मतलब इस फिटकरी को अगर मैं जल में घोलता हूँ या किसी भी विलेय पदार्थ में घोलता हूँ तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही मैं इसे किसी जल में घोलूँगा, घोलने के दौरान ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है। इसमें बदल जाएगा पूर्ण रूप से आयनों में। अब देखो इसके घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर पोटेशियम प्रथम वर्ग का तत्व है, तो प्रथम वर्ग वाले तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? प्लस का 1। SO4 सल्फेट है, तो सल्फेट की ऑक्सीकरण अवस्था होती है यहाँ पर माइनस का 2। क्या हुआ? K2SO4 आपस में टूट गया। या फिर आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हो, जैसे K2SO4 है, जो यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो इधर वाली चीज़ की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, जबकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वो पोटेशियम की। SO4 के नीचे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सल्फेट की 1 लिखा हुआ है और ये पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। और ये जो 2 लिखा हुआ है ये किसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी? आपकी सल्फेट की। मतलब K2SO4 किस में बदल गया? K प्लस और SO4 माइनस में वियोजित हो गया, विघटित हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम सल्फेट में ये जो 2 लिखा हुआ है वो सल्फेट की ऑक्सीकरण अवस्था है और ये जो 3 लिखा हुआ है वो लिथियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। मतलब ये किस में बदल जाएगा? Al+3 और SO4 माइनस का 2। जल के अणु तो है वैसे के वैसे रहेंगे। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम 2 है तो मैं यहाँ पर +2 कर देता हूँ, और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, और सल्फेट यहाँ पर SO4 के 3 आयन हैं तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। कुल मिलाकर हुआ क्या? 1 पोटेशियम पर प्लस का 1 था तो 2 पर प्लस का 2 और ये माइनस का 2 न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर 1 एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 था, दोनों पर प्लस का 6, ये प्लस का 6 था, और यहाँ पर 1 सल्फेट पर -2 तो 3 पर माइनस का 6। मतलब ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ये तो बात हुई आयनिक यौगिकों की। यह है एक आयनिक यौगिक। हमें कैसे पता चला ये एक आयनिक यौगिक है? देखो सामान्यतः क्या होता है कि S ब्लॉक के जितने भी यौगिक होते हैं, S ब्लॉक, यहाँ पर पोटेशियम एक S ब्लॉक का तत्व है, और S ब्लॉक वाले जितने भी तत्व हैं उनके जो भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। और आयनिक यौगिक, अधिकांशतः आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं? पूर्ण विलेय होते हैं। ये पूर्ण रूप से जल में विलेय होंगे और पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस उपसहसंयोजक यौगिक की बात करूं और मैं अगर इसको जल में घोलता हूं, इसे जल में आयनित करते हैं, तो ये विभाजित तो होता है, मतलब ये इसका विघटन तो होता है, लेकिन पूर्ण विघटन संभव नहीं होता, इसका आंशिक विघटन होता है। जैसे मैं बात करूं K4FeCN6 की, तो इसमें होगा क्या? समन्वय मंडल और आयन मंडल एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का विदलन या इनके मध्य जो बंध पाया जाता है उसका विखंडन करना संभव नहीं होता। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, और ये 1 ऑक्सीकरण अवस्था है आपके पोटेशियम की, तो यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा +1 प्लस ये पूरा का पूरा आपका समन्वय मंडल रहेगा FeCN6, और यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? पूरे के पूरे समन्वय मंडल की ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -4। पोटेशियम की +1 और पूरे समन्वय मंडल की ऑक्सीकरण अवस्था होगी -4। यहाँ पर एक देखने योग्य बात यह है कि इस पूरे के पूरे समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का विघटन या इनके मध्य जो बंध है इसका विघटन नहीं होता है। कुल मिलाकर के बात क्या हुई? आयनिक यौगिकों और एक उपसहसंयोजक यौगिकों के अंतर की बात करें तो हम जैसे ही उपसहसंयोजक यौगिकों को जल में घोलते हैं, एक बस मीडियम लेते हैं यहाँ पर, जल में घोलते हैं तो इनका आंशिक वियोजन होता है। अगर इस अभिक्रिया को आयनिक रूप से संतुलित करें तो यहाँ पर 4 आएगा, 4K+ हो गया तो प्लस का 4 चार्ज है, और यहाँ पर माइनस का 4 है, जो पूर्ण रूप से ये क्या है? संतुलित है। इधर भी ये पूर्ण रूप से संतुलित है। तो बात कर रहे थे अपन इन दोनों में आपस में अंतर की, तो आयनिक यौगिकों को जल में घोलने पर उनका पूर्णतः आयनों में वियोजन होता है, जबकि संकुल यौगिकों का पूर्णतः आयनों में वियोजन नहीं होता। यहाँ पर समन्वय मंडल
किसी भी परिस्थिति में पृथक पृथक नहीं होता, या समन्वय मंडल में उपस्थित जितने भी घटक हैं जैसे केंद्रीय धातु परमाणु और जिन्हें हम लिगेंड बोलते हैं वो पृथक पृथक नहीं होते हैं। ये बात थी आपके आयनिक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिकों की। दूसरी बात क्या हुई कि जैसे ही हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको फिटकरी के अंदर ये चेक करना हो कि फिटकरी के अंदर पोटेशियम मौजूद है या एल्यूमिनियम मौजूद है या नहीं है, या सल्फेट मौजूद है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई यौगिक आयनों में विघटित हो जाता है और उसके साथ किसी दूसरे यौगिक की अभिक्रिया करवाते हैं तो वो आराम से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इनमें सभी प्रकार के जो यौगिक है वो धनायन या ऋणायन में विभाजित हो गए। तो हमने किसी के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, तो किसी भी यौगिक के साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो इनमें से आराम से कोई ना कोई यौगिक उनके साथ अभिक्रिया या कोई ना कोई आयन उनके साथ अभिक्रिया कर लेगा। और उस अभिक्रिया से हमें ये पता चलेगा कि इस यौगिक के अंदर पोटेशियम के आयन उपस्थित है या एल्यूमिनियम के आयन उपस्थित है। मतलब ये जो फिटकरी है ये अपने में उपस्थित समस्त तत्वों का पृथक पृथक परीक्षण देती है। लेकिन अगर इस यौगिक के अंदर हम ये चेक करना चाहिए कि इसमें आयरन मौजूद है या नहीं है, तो हम इस यौगिक के अंदर आयरन की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते। हम केवल और केवल इसमें पोटेशियम की उपस्थिति का ही पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन यहाँ पर आयनित अवस्था में नहीं है, इसलिए आयरन किसी भी यौगिक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया कौन करेगा? पोटेशियम कर सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा संकुल अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन अकेला आयरन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट या भाग नहीं लेता। ये बात थी आपके सामान्य आयनिक यौगिकों और उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर की बात।